लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट और हम लोग पढ़ रहे थे सेल के बारे में, है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था सेल के बारे में? बताओ। सेल की जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने सेल के बारे में क्या पढ़ा था? पहले हमने ये जाना था ना, इसकी इंपॉर्टेंस। तब हमने जाना था कि ये एकदम फंडामेंटल बेसिक यूनिट है ना। फंडामेंटल एकदम बेसिक यूनिट है तुम्हारी किसी भी लाइफ की। अगर भी कोई भी लाइफ जिंदा है तो नहीं। लेकिन आज हम लोग इसका थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, एक एक्सेप्शनल केस भी पढ़ने जा रहे हैं। याद करो, जब हम लोग सेल थ्योरी पढ़ रहे थे तो सेल थ्योरी में जितनी भी खोज हो रही थी या फिर जो भी चीजें हो रही थी, जो भी उसके सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में जो भी डिस्कशन हो रहा था, फिर चाहे न्यूक्लियस हो चाहे जो हो, तो हमने बोला था कि एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वायरस वर्ड? हम्म। हाँ। आ रहा है ना। तो आज हम क्या करेंगे, जितने भी जो भी एक सेल होता है, सेल को एक्चुअली में कैसा होना चाहिए, व्हाट इज डेफिनेट सेल, मतलब एक सेल कैसा एक डेफिनेट सेल हो सकता है, उसके बारे में मैं तुमको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमको मालूम है कि सेल, सेल से क्या बनता है, सेल से तुम्हारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से तुम्हारा एक तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अभी अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूँ, चलो ठीक है मैं फिर से बनाता हूँ। जैसे मान लो मैं बना देता हूँ इस बार लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें मालूम है कि तुम्हारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी मतलब तुम्हारे जो जिंदा है, वो दो दो सेल से जिंदा है ना। या मतलब वो क्या कहते हैं, दो तरीके से हम लोग सेल बोल सकते हैं, या तो वो सेल से बना होगा या तो वो बिना सेल के बना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सेल थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि ये केस तुम्हारा मतलब वायरस के साथ हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो हमारे धरती पे हैं, अगर उनको मैं कैटेगराइज करने की कोशिश करूँ तो मैं दो कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक मैं बोल सकता हूँ कि वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और तुम्हारा नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म से तुमको क्या समझ में आता है मुझे बताओ? जब मैं बोलता हूँ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब यही हुआ ना। विदाउट एनी सेल। हाँ, कि मतलब कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल सेल की वजह से वो जिंदा नहीं है ना। मतलब वो सेल की कुछ उसमें प्रायोरिटीज ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो है तुम्हारा है वायरस। देखो हमने कल जब तुमको सेल पढ़ा रहे थे तो सेल के बारे में काफी बताया था कि देखो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हारा क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अंदर की तुम्हारा क्या होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। पढ़ाने का मेरा मकसद यही था कि आज जब मैं चीजें तुमको बताऊं तो वो चीजें तुमको हल्की फुल्की समझ में आए। देखो वायरस जो होता है ना, वायरस में तुम्हारे जो उसकी आउटर बॉडी होती है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें नहीं होता। अब मुझे बताओ, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो कोई भी चीज बड़े आसानी से आ और जा सकती है, जा सकती है कि नहीं आ सकती मुझे बताओ, हाँ। है ना। तो ये तुम्हारी बताओ, अगर उसमें किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑब्वियस बात है वो ऑर्गेनिज्म जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर यही वायरस अगर तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में चला जाए या किसी भी एनिमल सेल में चला जाए, क्या चला जाए, एनिमल सेल में चला जाए, तो फिर उसमें वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ जाती है। और वायरस के अंदर होता है तुम्हारा डीएनए भी होता है, तो जिसकी आरएनए भी होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये फिर तुम्हारा रेप्लिकेशन करने लगता है, मतलब मल्टीप्लाई करने लगता है। तो इसी वजह से देखो जो कोविड तुम्हारा वो था, वायरस था, वो तुम्हारे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं थी, है ना। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उसको सरवाइव करने के लिए किसी ना किसी एनिमल सेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो अगर वो किसी भी एनिमल सेल के अंदर चला गया तो इसका मतलब है कि अब उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो गई। अब अगर मान लो अब मान लो कि अगर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई तो फिर वो क्या करता है कि फिर न्यूक्लियस को अपने रोल के हिसाब से इंक्लूड करने लगता है। फिर वो न्यूक्लियस से बोलता है कि मेरे जैसे तुम सेल और बनाओ, मेरे जैसे वायरस और बनाओ। फिर जब इस तरीके से रेप्लिकेशन होने लगते हैं तब हम इस केस में क्या बोल देते हैं, वायरस तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या बोल देते हैं, वायरस तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। अदरवाइज अगर मैं तुमको लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने की कोशिश करूं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब उनमें कोई भी सेल नहीं होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा हो गया वायरस। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे ये बताओ, हम्म। है ना। और ये जरूरी नहीं है, ये मतलब ये मान लो कि जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा वायरस है जब किसी एनिमल सेल में जाएगा तो वो तुम्हारा मल्टी सेलुलर ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। वो मान लो कि यूनिसेलुलर जैसे अमीबा उसमें भी चला जाएगा तो भी उसके न्यूक्लियस को मतलब क्या कहते हैं, घुमा फिरा के बोलेगा कि हमारे जैसे लोग को मतलब क्या कहते हैं तुम प्रोड्यूस करो। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि वो बड़े आसानी से अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली मतलब क्या कहते हैं फंडामेंटल्स को रखने की कोशिश कर रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे तुम इसको देखो, ये जो इमेज है, ये इमेज क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो तुम्हारा है ये बेसिकली तुम्हारा मतलब क्या, अभी रुको दिखाते हैं, स्टार्टिंग से दिखाते हैं। ये देखो, ये क्या है, वायरस है। और वायरस के अंदर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी सेल के अंदर आ जाता है तब मानो तो सेल की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब तो वो आ गई नहीं, बाद में ये देखो ये अपना डीएनए छोड़ दे रहा है। और जब ये अपना डीएनए छोड़ देगा
तो फिर डीएनए के बाद से क्या होगा, ये अपने सेल को बोलेगा कि अब तुम मेरे हिसाब से काम करो, मेरे से काम करो। तब ये तुम्हारा जो वायरस है तभी तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। लेकिन अभी के केस में ये तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरस में मेम्ब्रेन लैक करती है ना। और ये प्रॉपर्टी तुम्हारे किसी भी सेल की नहीं होती है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। आ गया? आया? कुलदीप आया बेटा? हाँ भैया। अच्छा तो ठीक है, पहला आंसर तुम ही बताओ फिर। आवाज नहीं आ रही, पास में रखो माइक। According to text, which two main types can all living organisms on Earth can be classified? Plants and animal, fungi हाँ, and अब bacteria, and prokaryotic and प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सॉरी मैंने तुमको बताया नहीं। देखो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग दो सेल की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक या तो यूकैरियोटिक, जो अभी मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है? इसके बाद अब चलो इसको बताओ, ये वाला बताओ अंश, वो मतलब क्या कहते हैं, अभिषेक। what is a key characteristic of non-cellular organism as described? They contain multiple cells in their body organization. They have complex membrane system. They do not contain any cell in their body. They can reproduce independently without a host. Option C, होस्ट, they do not contain है ना, दे डू any नॉट cell. कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which of the following is given as an example of non-cellular organism? Option C, virus. वायरस, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Why do viruses are as why do viruses as not cellular organisms not show characteristics of life until they enter a living body? They are fully self-sufficient and do not need a host. They lack any membrane and need to use host cell machinery to reproduce. यही ऑप्शन बी। है ना, दे लैक मेम्ब्रेन एंड नीड टू यूज होस्ट सेल मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। वेरी गुड। चलो इसको बताओ बेटा कुलदीप। When a virus enters a living body, what type of cell can it use to produce? मतलब अगर वायरस अगर किसी भी लिविंग बॉडी में चला गया तो वो किस टाइप के सेल से बोलता है कि तुम मुझे रिप्रोड्यूस करो? वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों हो सकते हैं, या फिर कोई इनमें से कोई एक होगा? Eukaryotic. दोनों में कर सकता है। मतलब वायरस को एक सेल चाहिए, अब वो भले चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो। तो जब तुमको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पता चल जाएगा तब तुम्हारे लिए थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आओ चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो अब हम कैटेगराइज करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है कि मतलब जो इंसान जिंदा है, तो अगर मैं इसको बोल दूं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अब जो इंसान है वो एक ऐसा जानवर या फिर वो जो जीवित है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो जानवर है या फिर कोई भी चीज है वो तुम्हारा एक सेल से तो बना ही होगा। अब मैं कैटेगराइज कर देता हूँ कि चलो मान लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ बैक्टीरिया हो गया। क्या बोल देता हूँ? बैक्टीरिया भी तो एक ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? मुझे बताओ, बैक्टीरिया है ना। ठीक वैसे अगर मैं बोल देता हूँ प्लांट है, ठीक है, मैं अगर बोल देता हूँ एनिमल है, ठीक, ये सब हो गया। अब देखो बात क्या है कि हो सकता है कि तुम्हारा बैक्टीरिया सिंगल सेलुलर भी हो, मतलब सिंगल सेल का भी हो, है ना, केवल एक सेल से बना हो, केवल सिंगल सेल से बना हो सकता है तुम्हारा मल्टी सेल से भी बना हो। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बैक्टीरिया, जैसे मान लो कि काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, तुम्हारे मल्टी सेलुलर भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल से भी बने होते हैं। ठीक वैसे प्लांट भी है, प्लांट भी तुम्हारे सिंगल सेल से भी, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो केवल एक सेल होता है। मतलब मान लो कि अगर एक सेल है तो वही तुम्हारा प्लांट है, पूरा पूरा वही प्लांट है। जिसका एग्जांपल मैं बोल दूं ईस्ट। ईस्ट क्या होता है तुम्हारा? ईस्ट बेसिकली अगर ईस्ट के सेल को तुम देखोगे तो उसका सिंगल सेल ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पूरा प्लांट होता है। और मल्टी सेलुलर प्लांट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई भी तुम्हारे आसपास जो भी तुम्हारा प्लांट दिख रहा होगा वो सारे तुम्हारे मल्टी सेलुलर हो गए। ठीक वैसे अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो एनिमल में जैसे अमीबा हो गया, तो अमीबा भी तुम्हारा सिंगुलर सेल होगा, मतलब एक सिंगल सेल से बना होगा। और जो तुम्हारा अगर मान लो कि अगर एनिमल ले लेते जैसे हम हो गए या फिर कुत्ता हो गया फिर डॉग हो गया, तो वो भी तुम्हारा क्या हो गया, मल्टी सेलुलर जैसा ही हो गया, मतलब उसमें काफी सारे सेल हो गए। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी चाहे बैक्टीरिया हो
चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, या तो वो सिंगल सेल में होगा, या फिर अगर जैसे मान लो उसकी बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी जिसमें ज्यादा काम की जरूरत होगी, तो वो थोड़ा उसमें ज्यादा सेल होंगे। ठीक वैसे प्लांट में भी कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो केवल सिंगल सेल पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर अगर उनको सर्वाइव ज्यादा करना है, ज्यादा लंबे तक करना है, तो उनको मल्टी सेलुलर होना पड़ेगा। ठीक वैसे एनिमल में भी सिंगल सेल होते हैं, और तुम्हारे तुम्हारे क्या कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडीज होती है या फिर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, उनमें तुम्हारे मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया? आया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया। अब देखो मैं तुमको कुछ कैटेगराइज करने वाला हूँ प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक में, कि देखो प्रो कैरियोटिक का मतलब क्या होता है। देखो प्रो कैरियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव स्टेज ऑफ सेल, या मैं बोल सकता हूँ प्रिमिटिव सेल, या फिर इनकम्प्लीट सेल। मैं बोल देता हूँ प्रिमिटिव, या फिर मैं बोल देता हूँ इनकम्प्लीट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सेल है वो इनकम्प्लीट हो रखा है। तो मैंने तुमको बता रखा था कि एक सेल प्रॉपर सेल तभी होता है जब मतलब क्या कहते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं हो। जैसे मान लो कि ये सेल है, तो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन मतलब, या फिर हम लोग इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं कि हाँ चलो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होना चाहिए। बाद में तुमको ये मैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस भी बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा क्या कहते हैं लिक्विड जैसा भी होना चाहिए, है ना। अगर मैं जैसे लिक्विड बनाने की कोशिश करूँ, तो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं उसको? उसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज। उसमें से अगर मैं एक ऑर्गेनेली लूं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोल दूं? न्यूक्लियस। अगर मान लो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, क्या है तुम्हारा? मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब जैसे सेल तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड है, अगर वैसे तुम्हारा न्यूक्लियस भी अगर मेम्ब्रेन बाउंड है, तो वो तुम्हारा मतलब प्रोकैरियोटिक नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो फिर मान लो कि वो तुम्हारा क्या होगा, कि वो तुम्हारा होगा प्रोकैरियोटिक। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। तो इसका मतलब है कि अगर मैं प्रोकैरियोटिक बनाने की कोशिश करूं, तो प्रोकैरियोटिक में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो जो होता है न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस कुछ मतलब क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर का जो सामान होता है वो एकदम बाहर की ओर ऐसे फैला होता है ना। ऐसे फैला होता है। क्यों फैला होता है? क्यों? क्योंकि उसकी आउटर कवरिंग जो होती है, मतलब जो उसका मेम्ब्रेन होता है, उसमें वो मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। भैया ये थोड़ा सा बाउंस कर गया, समझ नहीं देखो आया। मैं तुमको बताता हूँ, कोई भी सेल होगा, जैसे मैं सेल बना देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक सेल की पिक्चर ही दिखा देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा ना। सेल की पिक्चर दिखा दूंगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे मान लो कि ये था ना, ये क्या है? ये सेल है ना। ये सेल तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सेल। अब ये सेल तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो लास्ट में कवरिंग हो रखी है, वो कवरिंग की उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं ना उसको। सेल मेम्ब्रेन बोल दूं मैं उसको। हाँ ठीक है। भैया। आप अगर मान लो कि मैंने इसको सेल मेम्ब्रेन बोल दिया, तो सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि ये तुम्हारी चीजों को अलाउ करता है कि क्या चीज तुम्हारी बॉडी के अंदर आनी चाहिए, क्या चीज बॉडी के अंदर नहीं आनी चाहिए। चलो एक ये चीज हो गया। फिर उसके बाद ये होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। क्या होता है तुम्हारा? ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तुम्हारे चीजों को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करता है, मतलब उसको जिंदा रखने की कोशिश करता है। तो मतलब ये भी तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। ये भी वेरी गुड। ठीक वैसे ये देखो, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। ये तुम्हारा जो ये जो चमक रहा है ना, ये नीले रंग का, ये तुम्हारा क्या इतना बड़ा सा वो तुम्हारा न्यूक्लियस है। और तुम मुझे बताओ, क्या तुम न्यूक्लियस के अंदर का सामान तुम देख पा रहे हो कि इस न्यूक्लियस इस गोले के अंदर क्या है? नहीं देख पा रहे हो ना। तो इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है तुम्हारा? मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या है तुम्हारा? ये मेम्ब्रेन बाउंड है। मतलब ये इसके अंदर कोई सामान है। अगर मान लो कि यही अगर इसके मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी, तो वो सामान बाहर निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सामान बाहर निकल कर आ जाएगा। और अगर वो सामान बाहर निकल कर आ गया, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में होगा डायरेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। अगर मैं चलो मैं तुमको इमेज दिखा देता हूँ तो थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये वाली इमेज हो गई। इस इमेज में तुम देखो ये अंदर क्या है। ये जो जो तुमको नीले रंग का दिख रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियाइड है, मतलब एक डीएनए न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है। लेकिन तुम इसको न्यूक्लियस के अंदर अंदर का डीएनए तुम क्या भला इस इमेज में देख पा रहे थे? ये पहली वाली इमेज जो तुमको मैं दिखा रहा था, क्या इसमें तुमको कहीं भी न्यूक्लियाइड या फिर कहीं भी तुमको डीएनए दिख रहा है? डीएनए नहीं। हमेशा नहीं दिख रहा है ना। डीएनए हमेशा या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, या तो तुम्हारा न्यूक्लियस में होगा। तो न्यूक्लियस में तुमको यहाँ डीएनए नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मैं तुमको सेल दिखा रहा हूँ, ये कैसा सेल है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब इसमें एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। तो अगर कोई भी एक ऐसा सेल जिसमें अगर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो है कैसा तुम्हारा? प्रोकैरियोटिक सेल। वो कैसा है तुम्हारा? वो प्रोकैरियोटिक सेल। अगर जैसे मान लो कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे मैं अभी उसको पुराने वाले फिगर में फिर से आ जाता हूँ।
ठीक है। अगर मैं पुराने वाले फिगर की बात कर देता हूँ उसको, तो तुम इसमें देखो, इसमें जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए थी वो मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन अगर मैं जैसे मेम्ब्रेन बनाना चाहूँ तो मैं मेम्ब्रेन बना सकता हूँ, है ना। जैसे मान लो कि ये, अगर मैंने मेम्ब्रेन बना दी, तो इसका मतलब है कि अब जो न्यूक्लियस का जो सामान है, वो न्यूक्लियस वो अपने हिसाब से चीजों को अंदर आने देगा और अपने अंदर को जाने देगा। लेकिन अभी केस क्या है, प्रोकैरियोटिक में यही मेम्ब्रेन नहीं है, तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस का सामान है, वो इजीली तुम्हारा मतलब साइटोप्लाज्म में मिल रखा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। इतना आया? तो मतलब वायरस भी प्रोकैरियोटिक है। हाँ, वायरस भी एक तरीके का प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो याद रख ओके, लेना समझ आ कि गया। जो तुम्हारा न्यूक्लियस नहीं, वायरस में तो अब सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होती, मतलब उसके ऊपर की मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा वो मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तरीके से सेल ऑर्गेनिज्म माना ही नहीं जाता। लेकिन जब वो सेल के अंदर किसी और दूसरे होस्ट में चला जाता है, तब वो उसके ऊपर मेम्ब्रेन आ जाती है, तब वो उसके ऊपर काम करने लगता है ना। ये सारी चीजें हो जाती हैं। अभी देखो, अगर तुम इसको तुम ध्यान से देखोगे, तो ये जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसमें जो डीएनए पाया जाता है, वो बेसिकली तुम्हारा सिंगल सिंगल क्रोमोसोम में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमको अभी क्रोमोसोम नहीं समझ में आ रहा, तो अभी जब मैं तुमको न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, तब मैं तुमको क्रोमोसोम भी पढ़ा दूंगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो याद रख लेना, अभी जो तुम इस केस में तुम देख पा रहे हो कि ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हो रखा है। तो इस तरीके के केस में जो तुम्हारा न्यूक्लियर रीजन है, वो एक अनडिफाइंड है। ये जो न्यूक्लियस का रीजन है, ये कैसा हो रखा है, अनडिफाइंड है कि नहीं, हम पता ही नहीं लगा सकते कि ये कितना है, कितना फैलेगा, कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, एकदम अनडिफाइंड एरिया है। तो इसी वजह से हम लोग इसको बोल देते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोल देते हैं इसको? न्यूक्लियाइड। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले मुझे बताओ। अगर मैं कभी बोल देता हूँ न्यूक्लियाइड, तो न्यूक्लियाइड का मतलब क्या होगा, कि मतलब न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन। याद रहेगा? न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन। ये तो नहीं भूलोगे? बताओ मुझे, ये तो नहीं भूलोगे ना? ठीक है। लेकिन देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जरूर पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा पाया जाएगा, उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, राइबोसोम्स भी पाया जाएगा। अच्छा देखो, न्यूक्लियस जैसी चीज में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, और जो तुम्हारा क्या कहते हैं, राइबोसोम्स पाया जा रहा है ना। राइबोसोम्स में तो बेसिकली कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक अपने आप में एक सेल ऑर्गेनेली है। अभी कोई बात नहीं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, अभी आगे पढ़ाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर एक मतलब क्या कहते हैं, एक सेल ऑर्गेनेली हो सकता है। जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया था, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन है। लेकिन पूरे सेल का जो सबसे मेन पार्ट होता है, वो होता है न्यूक्लियस। तो अगर तुम्हारे न्यूक्लियस में ही अगर तुम्हारा मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो इस तरीके के जो सेल होंगे, वो तुम्हारे कैसे होंगे, मतलब वो जो सेल होंगे तुम्हारे कैसे होंगे, मतलब वो उस तरीके के सेल होंगे जो मतलब क्या कहते हैं कि प्रिमिटिव स्टेज में, मतलब एक तरीके से तुम्हारे इनकम्प्लीट स्टेज में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे बताओ। हाँ भैया। है ना। तो याद रख लेना, जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन तुम्हारे न्यूक्लियस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जब भी कोई न्यूक्लियस बिना मेम्ब्रेन के होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ आ भैया। गया? अब देखो, ये जैसे तुमको बगल में तुमको दिख रहा है ना, ये तुम्हारे सिंगल मतलब क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना। अब हो सकता है कि तुम्हारे ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो। जैसे मैं अगर बात कर देता हूँ, तुम्हारे आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ना, ये सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं, इनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। मतलब ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। जैसे मैं लिखूं, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और तुम्हारा मैंने एक और बैक्टीरिया का नाम लिया था, बताओ वो क्या हो सकता है? तुम्हारा बैक्टीरिया, या फिर है ना, जो भी तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया। जैसे तुम्हारा प्लाज्मो वो होता है, जो प्लाज्मोडियम, जो जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा मलेरिया वाला वायरस होता है। ठीक है, ये हो गया। तो तुम्हारा मतलब ये हो गया। अब ये जितने भी तुम्हारी चीजें, ये सारी तुम्हारी मतलब प्रोकैरियोटिक्स हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक्स मतलब ये मतलब सिंगल सेल से बनी हुई है, और वो जो सेल है, उस सेल के अंदर जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, वो भी अच्छे से मतलब डेवलप्ड नहीं हो रखा है। तुम समझ रहे हो, मतलब उसकी मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो ये चीज याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, पहले मुझे इतना बताओ। इतना याद रहेगा। रहेगा? ठीक है। तो याद रख लेना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो तुम्हारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उसमें केवल सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो भी डायरेक्ट तुम्हारा साइटोप्लाज्म के टच में होता है। वो क्यों टच में होता है, क्यों?
क्योंकि उसमें कोई भी तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जिसकी वजह से वो रीजन तुम्हारा एक तरीके से अनडिफाइंड हो जाता है। और कोई भी अगर न्यूक्लियस के ऊपर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जिसकी वजह से उसका जितना भी मटेरियल है अगर साइटोप्लाज्म है, तो इस तरीके के हम लोग न्यूक्लियस को बोल देते हैं न्यूक्लियोलाइड। समझ में आ गया? लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में और ऑर्गेनेलीज भी हो सकती है, जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हारा सेल मतलब मेम्ब्रेन है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे मेन पार्ट तो तुम्हारा इसका न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में ही तुम्हारा मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा सेल है वो एक तरीके से इनकम्प्लीट सेल है। कैसा है तुम्हारा? इनकम्प्लीट सेल है। तो अगर मैं इनकम्प्लीट सेल्स के अगर तुम्हारे कुछ एग्जांपल दूं, तो जैसे आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आया? जैसे ये अभी देखो, अब देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, जैसे इसको देखो ध्यान से, है ना? ये जो तुमको कवरिंग दिख रही है, ये बेसिकली क्या है? ये तुम्हारा मतलब ये सिंगल, मतलब क्या कहते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स है, केवल एक क्रोमोसोम्स है। ऐसे और भी काफी सारे क्रोमोसोम्स ऐसे पड़े होंगे, उन्होंने इमेज में डाला नहीं है, ठीक है? तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्रोमोसोम तो सर आपका मतलब क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब किसके, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। लेकिन सर आपका तो यहाँ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है नहीं, तो यही वो चीज शो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? तो अगर इस तरीके का कभी भी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसका पूरा सेल में सेल मेम्ब्रेन, मतलब क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी है, उसमें न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन जो तुम्हारा न्यूक्लियस है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं हो रखी है, तो इस तरीके के सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर जैसे ये वाला एग्जांपल दूं, तो ये वाला एग्जांपल तुम ध्यान से देखो, ये साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है। ये क्या है तुम्हारा? साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है। और तुम इस साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल में देखो ध्यान से, ये तुम्हारा न्यूक्लियस का रीजन है। तुम देखो न्यूक्लियस का रीजन अनडिफाइंड हो रखा है, मतलब इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। और बिना मेम्ब्रेन होने के कारण ही तुमको ये देखो, ये जो डीएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड पाए जा रहे हैं, मतलब एक एक, मतलब जो हमने दिखाया था ना कल तुमको डीएनए, ऐसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसे वो दिखाया था ना? याद आ रहा है कि नहीं याद आ हम्म रहा है? लेकिन देखो यहाँ इस हम्म केस में ऐसा नहीं है, केवल सिंगल सिंगल उसमें पाए जा रहे हैं ना। तो जो भी तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में तुम्हारा जो सेल पाया जाएगा, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, जिसकी वजह से जो उसका डीएनए होगा वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में होगा, जिसकी वजह से वो सरफेस थोड़ा सा अनडिफाइंड होगा। और ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। आया? हाँ भैया। आ गया? तो चलो ठीक है। देखो, जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। जब मैं तुम लोग को सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं तुम्हें इसके बारे में और अच्छे से बता दूंगा। जैसे ये देखो, ये भी क्या है तुम्हारा, एक साइनोबैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया एक तरीके का। तो अगर इस बैक्टीरिया में तुम देखोगे, तो एक सेल वॉल हो गई तुम्हारी, है ना, जो ऊपर होनी चाहिए सेल मेम्ब्रेन, मतलब वही चीज हो गया। और उसके अंदर तुम्हारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अभी बता दूंगा इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है? लेकिन तुम ध्यान से देखो, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, जिसकी वजह से ये जो तुमको इस तरह से नीले नीले रंग का दिख रहा है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये क्या हो रखा है? ये तुम्हारा न्यूक्लियाइड रीजन है। अगर न्यूक्लियाइड रीजन आ जाए समझ में, तो समझ जाना कि वो जो न्यूक्लियस है वो तुम्हारा एक मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। वो कैसा है तुम्हारा? एक मेम्ब्रेन बाउंड रीजन नहीं है। और मेम्ब्रेन बाउंड रीजन नहीं होने की वजह से वो जो तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा उसमें डीएनए है या फिर आरएनए है, वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म से टच होकर रखा हुआ है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुझे पहले इतना बताओ। इतना आया? इतना आ हाँ गया? भैया। आ गया? तो चलो ठीक है, पहले आंसर बताओ तुम। Cell भैया organisms are हम्म, defined as organisms that cell contain either. मतलब क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका Option आंसर? B. B. ऑप्शन बी है ना? या तो वो सिंगल सेल से बना होगा, या तो काफी सेल से बना होगा। और ऐसे ही मतलब ऐसे ही लोग को हम लोग क्या बोलते थे, तुम्हारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ बोलो बेटा कुलदीप, तुम्हारा एक डाउट था। अरे भैया मैं पूछ रहा था, आवाज नहीं आ रही ना, कौन पढ़ेगा क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुलदीप तुम बताओ आंसर। Cellular organisms are divided into two main types. Which of the following is one of these? हम्म, Option C. है ना, प्रोकैरियोटिक। वेरी गुड। चलो अब इसको बताओ बेटा। Which of the following describes prokaryotic? They have complex and complete cells. They contain prokaryotic cell in real body structure. They always process a well-defined nucleus. They lack a cell membrane. Option D.
नहीं, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें तुम्हारे न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये जो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स लिखा है, ये तुम्हारा क्या लिखा, प्रोकैरियोट्स, मतलब ऐसे जानवर जिनको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स इस वजह से बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। अब समझ में आया? हम्म। है ना? तो प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक में, मतलब जैसे मैं बोल देता हूँ कार्निवोरस, है ना? तो कार्निवोरस मतलब वो जो मतलब खाता है, लेकिन अगर मैं कार्निवोर्स बोल दूं तो भी मतलब सेम ही है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस। प्रोकैरियोट्स यहाँ मतलब किसी एक सिंगल थिंग को बताने की कोशिश कर रहा, तो बोल रहा है कि प्रोकैरियोट्स होते कौन है ना? तो ये चीज है, भूलना नहीं इसको। थोड़ा ध्यान देना था बस, इस क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। बता बेटा, इसको पढ़ो कुलदीप। Prokaryotic cells have all three basic structures of typical cell, but they notably lack. क्या notably मतलब? मतलब उनमें एक चीज नोटिस करने वाली चीज होती है जो लैक हो रही होती है, मतलब कमी होती है जैसे। नोटेबल मतलब होता है नोटिस करना। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में सारे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं सेल के। तुम्हारा न्यूक्लियस भी होता है, तुम्हारा साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। लेकिन उसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि उसमें एक चीज की कमी होती है, वो क्या है इन चारों में से? Option D. है ना? वो क्या है तुम्हारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है ना, ताकि वो जो डीएनए के अराउंड जो होता है एक्चुअली में। तो वेरी गुड। चलो बता दो बेटा, अभिषेक। In a prokaryotic cell, the nuclear material consists of multiple chromosomes, including chromosomes in other. B. क्या होगा तुम्हारा? Option B. वेरी गुड, है ना? क्या होगा? ऑप्शन बी, अ सिंगल क्रोमोसोम्स इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, सही पूछा। अब चलो इसको बताओ। Under find nuclear region in the cytoplasm of a prokaryotic cell is called the nucleoid. क्या होता है? उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऐसा न्यूक्लियर रीजन जो एकदम अनडिफाइंड हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। Which of the following organisms are absent in prokaryotic cells? बताओ। अरे यार, मैंने गलती कर दी Ribosome. थी। मैंने पता क्या बोल दिया था? मैंने बोल दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, उसमें केवल राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस चीज को करेक्ट कर लेना। ठीक, मैंने ध्यान से पढ़ा भी नहीं था उस जगह। ठीक, इस चीज को याद रख लेना। ये मुझे लगा कि यार मतलब ये कैसे सकते है ना? तो ये देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो तुम्हारे इसमें एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि वो काम कर सके। लेकिन जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है ना? माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, वो कुल मिला के वो क्या करता है, दूसरे के सेल को खाता है और उससे एनर्जी वो लेने की कोशिश करता है। वो खुद से एनर्जी बनाने की ज्यादा ताकत नहीं लगाता है। तो इसी वजह से उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन तुम्हारा राइबोसोम्स, जिसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, राइबोसोम्स में ही बेसिकली तुम्हारा डीएनए वगैरह ये सब होता है, तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज मैंने यार उस समय पढ़ाया नहीं, भूल गया, दिमाग से निकल गया। तो ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा फिर मुझे बताओ। ये क्वेश्चन था, क्या होगा? आप बताओ। इसी को फिर से बताओ, अभिषेक इसका आंसर बताओ फिर से। अभिषेक पढ़ो। Which of the following are present in prokaryotic cells? Ribosome. राइबोसोम्स, ठीक है, वेरी गुड। आप चलो इसको बताओ। A group of prokaryotic includes option B. ना, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। अभी मैं काम करता हूँ। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि कोई भी टिपिकल सेल है उसके तीन बेसिक स्ट्रक्चर तो होने ही चाहिए, है ना? मतलब मान लो कि इस बार ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, और वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो सेल की वजह से जिंदा है। तो हमने, अब अगर सेल की वजह से जिंदा है, तो अगर मान लो कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं लैक कर रहा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा लैक कर रहा होगा, खराब होगा सेल का, बेसिक स्ट्रक्चर वीक होगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, क्या है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या फिर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी या फिर कुत्ता बिल्ली जो भी है, उसमें जो सेल ज्यादातर पाए जाते हैं वो तुम्हारे कैसे होते हैं, या फिर जो होंगे वो तुम्हारे यूकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे तुम्हारे यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में जो सेल की डेफिनेशन है उसमें जो तुम्हारे तीनों बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो थ्री बेसिक बेसिक फेनोमेना है, जो तुम्हारे बेसिक स्ट्रक्चर है वो तीनों की तरीके फॉलो होते हैं। इसका मतलब कि उसमें तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन भी होगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस भी होगा, और जो तुम्हारा वो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड भी होगा। कैसा होगा तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड भी होगा। और उसके साथ साथ तुम्हारा साइटोप्लाज्म भी होगा, और साइटोप्लाज्म में बहुत तरीके के तुम्हारे मतलब सेल ऑर्गेनेलीज भी पाए जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि मतलब जो तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में जो भी तुम्हारे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो उसको मेन बनाने की कोशिश करता है, वो जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, आने ले जाने का रास्ता, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड नहीं होना इसमें, न्यूक्लियस का होना मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है और न्यूक्लियस, साथ में जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेली पाए जा रहे हैं वो भी तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मतलब इनमें मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जो अंदर तुम्हारे पाए जा रहे हैं, जो सेल ऑर्गेनेली पाए जा रहे हैं, उन सभी में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे मेम्ब्रेन होता है। देखो न्यूक्लियस भी तो तुम्हारा क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेली का पार्ट है कि नहीं, पहले मुझे बताओ ये चीज। न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है कि नहीं पार्ट है, बताओ मुझे। अगर जैसे मैं तुमको ये इमेज दिखाने की कोशिश करूं, ये इमेज में तुम देख रहे हो ये क्या है तुम्हारा, ये सेल है। और अगर जो सेल बोलता हूँ तो तुम्हारा इसमें जो सेल ऑर्गेनेली है ये पूरा है सेल ऑर्गेनेली। और सेल ऑर्गेनेलीज में अगर मैं बात करूं पार्ट, तो वो तुम्हारा ये क्या कहते हैं जो इस समय रेड कलर का हो गया, ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वही है न्यूक्लियस, वो भी सेल ऑर्गेनेली का पार्ट है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हारा जो सेल ऑर्गेनेली है उसमें से एक न्यूक्लियस में तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो सेल होता है वो एक कंप्लीट सेल होता है तुम्हारा। मतलब क्या कहते हैं वो भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा सेल में, उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म भी होगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारे जितने भी तुम्हारे तुम्हारे क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सब तुम्हारे मतलब कैसे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। कैसे होंगे, सारे तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। और इस तरीके के जो सेल होते हैं वो अपने आप में खुद में एक या तो यूनिसेलुलर फॉर्म में रह सकते हैं, या फिर वो एनिमल अगर होगा या फिर कोई कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग होगा तो वो मल्टी सेलुलर वे में भी रह सकते हैं। और इसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, डीएनए भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, राइबोसोम्स भी होता है, और भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो भी होंगे वो सब तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। इतना आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। जैसे ये देखो ये सब तुम्हारे क्या है, ये सेल ऑर्गेनेलीज है। अभी इन सारे तुमको सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये देखो इसमें जो तुम्हारा न्यूक्लियस होगा, जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है ये भी तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड होगा। तुम्हारे ये जितने अदर ऑर्गेनेलीज हैं ये भी सारे तुम्हारे मैक्सिमम सब तुम्हारे तुम्हारे क्या कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होगा। और जो तुमको इसमें रेड कलर का बाद में पिगमेंट जैसा दिख रहा है तुम मान सकते हो उसको साइटोप्लाज्म। तो मतलब तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल एक तरीके के कंप्लीट सेल होते हैं। और अगर जैसे मान लो कि इसमें मैं अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दूं या फिर सेल मेम्ब्रेन लगा दूं तो अब ये तुम्हारा एकदम कंप्लीट सेल हो गया। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, अभी जो मैंने पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है, चलो ठीक है। अभी देखो मैं एक बात बताता हूँ तुम लोग को। देखो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ऑर्गेनिज्म तुम्हारा सिंगल सेल में भी जिंदा रह सकता है, और यहाँ मान लो कि अगर उसको सिंगल सेल में जिंदा नहीं तो फिर मल्टी सेलुलर उसमें जिंदा रहेगा। तो अगर जैसे मैंने बोला था कि जैसे मान लो कि तुम्हारा एक एनिमल हो गया या फिर तुम्हारा प्लांट हो गया, तो प्लांट में मैंने एग्जांपल दिया था ईस्ट, मतलब ईस्ट का जो एक छोटा सा भी जो टुकड़ा होता है, एक सेल होता है, वो अपने आप में ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब वो सिंगल सेल ही तुम्हारा एक ऑर्गेनिज्म है। क्या है तुम्हारा सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म है। ठीक वैसे अगर मैं जैसे एनिमल की बात कर देता हूँ तो एनिमल में अमीबा भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स फिगर है मतलब या फिर कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी है, जैसे मान लो कि एनिमल में मैंने बोल दिया ह्यूमन बीइंग, या फिर मैंने अपना फेवरेट बोल दिया कैट या फिर डॉग बोल दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें जो तुम्हारे सेल होंगे वो डिफरेंट होके काफी सारे सेल होंगे। तो इसी वजह से जो तुम्हारे प्लांट में अगर जैसे मैं बोल देता हूँ हिबिस्कस का प्लांट हो गया या फिर तुम्हारा कोई भी हो गया या तुम्हारा अशोका का प्लांट हो गया, नहीं ये सारे प्लांट है, इन सारे प्लांट में तुम्हारे मल्टी सेल पाए जाएंगे। मतलब काफी सारे ज्यादा सेल पाएंगे। मल्टी मतलब होता है काफी ज्यादा, और यूनी मतलब होता है एक। तो इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मैं तुमको ये इमेज दिखाऊं तो देखो ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली क्या है तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर जो जैसे सेल मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये चीजें डेवलप्ड हो रखी होती है। प्रोकैरियोटिक में तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन फुली फंक्शनल डेवलप्ड नहीं होता, उसमें मेम्ब्रेन लैक होती है। अब हो सकता है कि यूकैरियोटिक सेल अपने आप में ही केवल एक सेल, अगर मान लो कि ये सिंगल सेल है तो ये अपने आप में ही मतलब क्या कहते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं यूनिसेलुलर। लेकिन अगर मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स फिगर है तो उसके लिए यूकैरियोटिक सेल, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी सेल है वो सारे यूकैरियोटिक हैं। लेकिन जितने भी सेल होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे, इन सब के होंगे, जो कि मैं कल तुमको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो याद रख लेना। अभी अगर जैसे मैं तुमको एक बार फिर से फिगर दिखा दे रहा, इस चीज को देखो, है ना, ये क्या तुम्हारा एक सेल का फिगर है। अगर तुम इस सेल में देखोगे ध्यान से, तो ये अगर तुम देखोगे इसको, तुम्हारा जस्ट जो तुम्हारा क्या कहते हैं, न्यूक्लियस से जो टच में रहता है उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, है ना। जो उसके बाद होता है वो तुम्हारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर से राइबोसोम्स निकलते हैं। ठीक है, अब इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, लाइसोसोम्स का वर्क क्या होता है, गोल्गी अपरेटस का वर्क क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल, ये सारी चीजें क्या हो जाती है ना। क्रोमेटिन मटेरियल तुम्हारा इसी के अंदर पाया जाता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है उसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल भी बोल देते हैं। मतलब, और अगर मान लो कि अगर वो न्यूक्लियस है, अगर वो एनवेलप्ड में हो रखा है, तो इस मतलब प्रॉपर मेम्ब्रेन में हो रखा है तो हम उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। अगर मेम्ब्रेन में हो नहीं तो उसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोल देंगे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि एक ये तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल है, इसमें तुम्हारा साइटोसॉल लिक्विड भी पाया जा रहा है, और लिक्विड के अंदर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जा, लिविंग तुम्हारे सेल ऑर्गेनेली भी पाए जा रहे हैं, और सेल ऑर्गेनेली तुम्हारे सारे तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे सारे मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स की जो सेल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या बोल देते हैं, यूकैरियोटिक सेल। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ, इतना आ गया, जी भैया। आ गया। अब देखो, अच्छा मैं बात करता हूँ, अगर मैं जैसे इस बार मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियस, एक तरफ लिख देता हूँ न्यूक्लियस, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियाइड, तो मुझे समझ में आ गया कि जो देखो मेन डिफरेंस जो आ रहा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, केवल इसी वजह से तो आ रहा है, एक न्यूक्लियस की वजह से आ रहा है और एक तुम्हारा न्यूक्लियाइड की वजह से आ रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज कैसा होता है तुम्हारा, थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर होता है। लेकिन जो तुम्हारा न्यूक्लियाइड का साइज होता है ना, वो कंपेरेटिवली तुम्हारे न्यूक्लियस के साइज से कैसा होता है, थोड़ा सा स्मॉल होता है। इस चीज को याद रख लेना। अब मुझे बताओ, जो न्यूक्लियस होगा यूकैरियोटिक में, उसके अंदर जो डीएनए पाया जाएगा वो डबल स्टैंडर्ड का पाया जाएगा या सिंगल स्टैंडर्ड का पाया जाएगा? किसमें? वो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड का पाया जाता है। लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वो जो न्यूक्लियाइड होता है जो कि तुम्हारा प्रोकैरियोटिक में होता है, उसमें मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं, है ना, मेम्ब्रेन भी नहीं होती। और साथ में मेम्ब्रेन होने के साथ साथ जो तुम्हारा वो होता है, मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा डीएनए पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है तुम्हारा, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन इतने में, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? तो अब देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ। तुम्हारा एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस मतलब होता है जब मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारी जो चीजें होती है, अगर वो चीजें हैं उसमें तो न्यूक्लियोलस बोल दिया जाता है। तो जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, उसमें तुम्हारा न्यूक्लियोलस भी पूरी तरीके से मौजूद होता है, लेकिन तुम्हारा इसमें न्यूक्लियाइड में, जिसमें अगर तुम्हारा मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसमें तुम्हारा न्यूक्लियोलस भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, प्रेजेंट नहीं होगा। और समझ में आ गया, इसमें जो तुम्हारे डीएनए होते हैं न्यूक्लियस में, वो तुम्हारे इक्वल होते हैं। वो कैसे होते हैं, जो तुम्हारे डीएनए होंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो तुम्हारे इक्वल होंगे, है ना। मतलब क्या कहते हैं, हर एक तुम जो सेल होगा, मतलब जैसे मान लो कि जस्ट डबल सेल होगा, उसमें डीएनए एकदम इक्वल होंगे। लेकिन अगर मैं इसमें बात कर देता हूँ तो उसमें जो डीएनए होंगे वो सिंगल स्टैंडर्ड के इक्वल होंगे। कैसे होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड के इक्वल होंगे केवल। अगर तुमको केवल इतना भी याद नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम इतना जानो कि जो तुम्हारे डीएनए है, जैसे मैं बोल देता हूँ, जैसे मान लो ये डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए, जब हम उनको एक साथ रखते हैं तब हम उनको बोल देते हैं तुम्हारा क्रोमेटिन। क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम से निकल कर आता है वर्ड, इसको हम लोग बोल देते हैं क्रोमेटिन। अभी ये सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमेटिन है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि ये अभी अगर ऐसे हो जाए तो हम बोल देते हैं डबल स्टैंडर्ड क्रोमेटिन। हम इसको बोल सकते हैं डीएनए भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपस में एक दूसरे को टच करके रखे हैं, ये जो टच करके रखे हैं, ये तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन की वजह से रखे हैं। किसकी वजह से, हिस्टोन प्रोटीन की वजह से रखे हैं। लेकिन जो तुम्हारा न्यूक्लियाइड होता है उसमें केवल तुम्हारा क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो तुम्हारा एक तरीके से absent होता है। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब, सॉरी, क्रोमेटिन तो एक तरीके से होगा, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा ये डबल स्टैंडर्ड नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारा एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन थोड़ा सा एब्सेंट होता है। ये तुम्हारा थोड़ा सा लेवल हाई हो गया।
लेकिन अगर तुम लोग को कभी हिस्टोन प्रोटीन पढ़ाया जाएगा तो तुम बोल देना कि सर हिस्टोन प्रोटीन उसमें काम आता है जब तुम्हारा क्या कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को जब वो मिलाने के काम में आता है, मतलब उसको टच करने के काम में आता है। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बताओ मुझे, इतना याद रहेगा? तो देखो ये बस यही है, अगर तुम बस फिर इतना भी याद रख लोगे ना कि न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, इसका छोटा हाँ होता है न्यूक्लियाइड का, इसमें डबल स्टैंडर्ड मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, इसमें तुम्हारा मतलब कवरिंग वो होती है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म एकदम फ्री होता है, तो वो भी तुम्हारे नंबर समाउ इतने बन सकते हैं। लेकिन वो अब पहले इसको सॉल्व कर लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद फिर मैं एक फ्लो चार्ट बना दूंगा, तो फ्लो चार्ट ऑटोमेटिक तुम लोग समझ में आ जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ कुलदीप। Which of the following best describes eukaryotic cells? They have primitive and incomplete cells. They lack a cell membrane. They have advanced and complete cells containing a membrane-bound nuclei and other cellular organelle. Option C ऑर्गेनिजम्स। होगा। ऑप्शन सी, वेरी गुड, चलो ठीक है। अब मुझे इसका बता दो बेटा अभिषेक। ये कह रहा है टेक्सटाइल कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग ओनली अ सेलुलोज ओनली राइबोसोम साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड ऑप्शन बी। क्या होगा इसमें? जी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। नहीं, ऑप्शन सी। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया है ना, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इतना याद रख लेना, ये सबसे मेन। इसको बोलो बेटा कुलदीप। Cells contain which of the following? Only a cell wall, only ribosomes and cytoplasm, membrane-bound nuclei and other cellular organelles are Nucleide but no true nucleus. Option C. क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन सी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड विद अदर सेल ऑर्गेनेल। क्वेश्चन सेम हो गया क्या? हाँ सेम ही हो गया। चलो इसको बताओ। मैं बताऊं? हम्म। Which of the following components are typically found within eukaryotic cell? A plasma nucleus, DNA, polycellular life. क्या होगा इसका आंसर? A. Option A. ऑप्शन ए, वेरी गुड। चलो कुलदीप इसका बताओ बेटा। Which of the following statement is true regarding the size of nucleus compared to nucleoid? बताओ साइज को लेकर क्या है, न्यूक्लियाइड का साइज ज्यादा बड़ा होता है या न्यूक्लियस का? ऑप्शन सी। क्या होगा? न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है और न्यूक्लियोइड का छोटा होता है। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो आप इसको बता दो बेटा। What type of covering does nucleus processes? क्या होगा? Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, ठीक है, मतलब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुम्हारा बहुत ही सारी चीजें होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको सब आगे बताएंगे। अब इसको पढ़ो, इसको बताओ। Which structure is present in nucleus but absent in nucleoid? हम्म, डीएनए। हाँ डीएनए एक तरीके से, क्या नहीं डीएनए नहीं, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियस तो पाया जाएगा लेकिन न्यूक्लियोइड नहीं पाया जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो, अब छोड़ो, आज जो हमने पढ़ा उसका एक फ्लो चार्ट बना ले रहे हैं ताकि याद रहे। ऑर्गेनिजम्स मतलब जो हमारे आसपास चीजें हैं, ऑर्गेनिजम्स अगर वो जिंदा है, तो हम लोग को लगता था यार जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो सारी तुम्हारी सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है तुम्हारी? वो सारी चीजें तुम्हारी सेल से बनी हुई है। तो चलो ठीक है, सेल से मान लेते हैं। तो एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म हमको बाद में पता चला कि यार वो सेल से नहीं बनी। क्यों? क्योंकि हमने सेल की डेफिनेशन अपनी अलग से पहले ही बना ली। हमने उसकी 3 बेसिक स्ट्रक्चर पहले से ही डिजाइन कर लिया कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेल पे डिफाइंड होते हैं, वो 3 चीजें होनी चाहिए। या तो उसका न्यूक्लियस होना चाहिए,
उसमें न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज भी होने चाहिए और साथ में तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन भी होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी खोज बढ़ती गई फिर हमने देखा नहीं यार, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो सेल पे डिफाइंड नहीं करते और हमने उनको बोल दिया नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोल दिया हमने उन्हें? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल दिया। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर कभी एग्जांपल दोगे तो उसको बोल दोगे वायरस। लेकिन काफी लोग वायरस को तुम्हारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं। वो तब बोला जाएगा जब वायरस किसी होस्ट पे जाके अटैक कर देगा और उसको अपने अकॉर्डिंग चीजें करने को मजबूर कर देगा। चलो अब ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हटा दो। अब मान लो कि ऑर्गेनिज्म है। अब हमने और मतलब क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सर्च किया, ये सारी चीजें किया। तब हमने देखा यार कुछ सेल तो हमारे डेफिनेट है, मतलब कुछ सेल जो है वो मतलब एकदम परफेक्ट है, और कुछ सेल जो है वो हमारे इनडेफिनेट है, मतलब कुछ सेल जो है हमारे इनडेफिनेट है। तो फिर उसके हिसाब से फिर हमने बेसिक स्ट्रक्चर और अच्छे से डिफाइन कर लिया। क्या कि मान लो कि अगर सेल डेफिनेट है तो जो तुम्हारा उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होगा। कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होगा। साथ में ही तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में तुम्हारे जितने भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाएंगे, सेल ऑर्गेनेलीज भी तुम्हारे कैसे होंगे? तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मतलब मेम्ब्रेन का बड़ा खासा रोल है। और तुम्हारा सेल की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे सेल जो थोड़े इंडेफिनेट है, मतलब जो थोड़े से तुम्हारे इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट सेल हमने क्या देखा यार? हमने देखा कि उसमें तुम्हारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो तुम्हारी एब्सेंट हो रखी है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट हो रखी है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन साइटोप्लाज्म में तुम्हारे जैसे मेन सेल ऑर्गेनेली हो गया, जैसे तुम्हारा मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, एब्सेंट हो रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया हो रखा है। और साथ में इसमें सेल वॉल है। तो हम देख रहे थे कि जो तुम्हारा सेल है अगर वो कंप्लीट नहीं है, अगर वो स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं है, तो हम उसको जो बोलते हैं, हम उसको बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक। उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। और जो तुम्हारे ऐसे सेल होते हैं जो डेफिनेट होते हैं, वो पूरी कंप्लीट होते हैं, हम लोग उनको बोल देते हैं यूकैरियोटिक। तो फिर जब हमने आसपास के जानवरों को देखा, ये चीजें समझी, तब हमें पता चला कि यार काफी सारे ऐसे जानवर हैं जो मतलब प्रोकैरियोटिक हैं, मतलब वो सिंगल सेल है। मतलब यहाँ तुम्हारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ सेल तुम्हारे यहाँ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है। लेकिन हमने यूकैरियोटिक में देखा कि यार काफी सारे जानवर ऐसे हैं जो मतलब सिंगल सेल में भी रह सकते हैं, पूरा जो एक्टिविटी है उनकी मतलब पूरी सेल की कंप्लीट हो रखी है, और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी रह सकते हैं, ऐसे ह्यूमन बींग दिखे। तो ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ इतना भैया। है कि नहीं यार, है ना? तो अगर देखो इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूं मैं और बताने की कोशिश करूं, तो अगर मैं लिख देता हूँ, पहले सेल को समझो ना। अगर मान लो कि सेल अगर तुम्हारा प्रोकैरियोटिक है, तो जो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म होंगे वो तुम्हारा केवल यूनिसेलुलर हो सकता है, मतलब केवल एक सेल पे ही जिंदा रह सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकता है। लेकिन मान लो कि अगर सेल तुम्हारा कंप्लीट है तो हम उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक बोलते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल पूरी तरीके से कंप्लीट है तो काफी सारे जानवर ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं यार मैं केवल एक सेल में अपनी पूरी जिंदगी काट सकता हूँ, तो हम उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, है ना? ये भी जैसे प्रोकैरियोटिक में बोल रहा है कि अरे यार मेरे को ज्यादा जरूरत ही नहीं है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की जरूरत, तो मेरे को एक सेल तो मैं इतने में जिंदा रह लूंगा। साइनोबैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जैसे ये हो गया। एक वैसे मैंने बोला कि यार तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल, जो सेल पूरा, अब इसमें जो यूनिसेलुलर है वो बोल रहा है कि भाई मैं जिंदा तो रह सकता हूँ लेकिन मेरे को ना यूकैरियोटिक सेल में ही रह पाऊंगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियस अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होगा तो नहीं रह पाऊंगा। चलो ठीक है। फिर हमने देखा कि तुम्हारे कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर तो होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब मल्टी सेलुलर सेल, है ना? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिसमें काफी सारे सेल पाए जाते हैं, लेकिन वो सारे सेल तुम्हारे कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब वो एक तरीके से कंप्लीट होते हैं। जैसे मान लो कि हम, हमारी ह्यूमन बॉडी तुम्हारी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तुम्हारे स्पर्म सेल अलग होते हैं, स्टेम सेल्स अलग होते हैं, तुम्हारे आंखों के सेल्स अलग होते हैं, हर्ट्स के सेल्स अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हम उनमें कंपैरिजन करेंगे, चेक करेंगे इनमें क्या चीज कॉमन है, तो हम देखेंगे कि सब में तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन है, तुम्हारे सेल ऑर्गेनेली सब में प्रेजेंट हो रखी है ना? भले चाहे वो तुम्हारा स्पर्म सेल हो, चाहे वो तुम्हारा क्या कहते हैं हार्ट सेल हो, चाहे जो सेल हो। और साथ में हम देखेंगे कि तुम्हारा जो न्यूक्लियस है वो भी तुम्हारा वो हो रखा है। हम देखेंगे जब इतने सारे सेल मिलते हैं, हार्ट सेल, ये सारे दुनिया सेल, तब हमारी जिंदगी चलती है। लेकिन अगर मैं बात कर दे तो अमीबा की, तो अमीबा को चेक करेंगे, जब अमीबा को चेक करेंगे
तब उसमें देखेंगे कि अबे यार अमीबा हो गया या फिर मतलब कोई भी मतलब क्या कहते हैं छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हो गए जैसे ईस्ट हो गया, तो जब हम उसमें चेक करेंगे तो हमको लगेगा कि अबे भाई ये कैसा है, ये एक सेल है इसमें अपने इसी सेल में अपनी पूरी जिंदगी काट रहा है, लेकिन ये जो सेल है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो ऐसे हमने डिफाइन कर रखा है सेल को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा जो होंगे यूनिसेलुलर फॉर्म में होंगे, जो यूकैरियोटिक सेल है जो कंप्लीट सेल है वो उनमें जिंदगी एक सेल से भी चल सकती है, नहीं तो फिर तुमको काफी सारे सेल्स की जरूरत पड़ेगी। आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था। किसी को कोई डाउट? अभिषेक कोई डाउट? नहीं मेरा।